Hello guys, welcome to our YouTube channel Learnify IQ. This is Meghna Kanojia and we are going to continue with our previous topic only, that is cell structure and functions. This is part 2. Let's take a quick look of what we have studied in the previous lecture. Then we will be continuing with our today's topic. So in the last lecture we have seen what is a cell, ठीक है, what is a tissue. टिश्यूज क्या होते हैं? सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ जो ग्रुप होगा सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स का, इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ टिश्यू. उसके बाद टिश्यू के ग्रुप से एक ऑर्गन कैसे डेवलप हो रहा है, तो वी हैव सीन सर्टेन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स. इनकी फंक्शनिंग के बारे में तो नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन हाँ एग्जाम्पल्स देखे थे इसके. और ये सारे मिलकर एक ह्यूमन बॉडी कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. फाइनली ह्यूमन बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है. वी हैव सीन सर्टेन बेसिक फैक्ट्स लाइक डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एटसेट्रा. Then coming to our next topic, that is cell theory, which was given by two biologists Lydin and Swan, जिन्होंने बेसिक डिस्टिंक्शन बता दिए थे कि हाँ, स्वान ने क्लासिफाई कर दिया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, एक चीज सेल वॉल के बेसिस में बता दिया था. उसके बाद हमने फर्दर एक्सपेंशन देखा था सेल थ्योरी का, विच इज नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी, एंड इट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू. जो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते हैं. फिर हमने देखा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंसेस देखे थे. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स जो है वो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और ये किसके बेसिस पर है? न्यूक्लियस के बेसिस पर है. ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे डिस्टिंक्शन देखा था इन दोनों के बीच का. अब जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स. लेकिन आज हम किसके बेसिस पे देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखने वाले हैं. स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स अभी हमें पढ़ने हैं. वो होते हैं प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है एनिमल सेल के बारे में. ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत याद है तो हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था कि यूकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल किसके एग्जांपल है? यूकैरियोट्स के एग्जांपल है. और जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस तो एक बेसिक सेल ऑर्गेनेल होगा ही जो दोनों में प्रेजेंट अगर है, तो प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस. ठीक है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसी चीजें देखना है, ऐसे ऑर्गेनल्स देखना है जो दोनों में कॉमन है. अब हमने ऑर्गेनल्स भी समझे थे कि अगर ये सेल है आपका, तो सेल के जो छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ मिलकर सेल की पूरी वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है. दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो यहां पर आते हैं अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में ऐसे ऑर्गेनल्स जो कॉमन है. तो एक होता है आपका राइबोसोम्स, ये फर्स्ट वाला. आप यहां पर भी देख सकते हैं छोटे छोटे मार्क्स होंगे, बहुत छोटे नहीं होंगे लेकिन हाँ थोड़े आपको इसमें दिखेंगे नहीं. तो ये राइबोसोम्स होता है. लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लाइसोसोम्स. डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके हम सेपरेटली फंक्शनिंग भी पढ़ेंगे कि अगर एक ऑर्गेनल है तो उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों प्रेजेंट है. यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस जो होगा वो दोनों में प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर भी आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है पर्पल कलर का, और इस साइड भी क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस दिख रहा है. फिर एक न्यूक्लियस होता है. जब हम न्यूक्लियस को ही पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होते हैं ना उसके सब कंपोनेंट्स भी हैं. जैसे एक न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, उसके बाद से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फिर आपका क्रोमेटिन होता है एक. ठीक है, क्रोमेटिन होता है, डीएनए होता है, एक इनहेरिटेंस मटेरियल. ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा. अब ये देखो जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है. तो ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. उसके बाद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एक चीज होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोल लेते हैं. अब ईआर ना दो टाइप्स के हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं? मतलब उसका ये दो सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर ही कुछ, तो इसका सरफेस ना आपको थोड़ा रफ टाइप का दिखने लगेगा. तब आप उसको क्लासिफाई कर लेते हो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर ये राइबोसोम्स उसके सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तब ये क्या बना लेता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वही यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, देखो ये ऐसा सरफेस है, अब इसके ऊपर मार्क है. उसके बाद हो जाएगा स्मूथ, दोनों में ही प्रेजेंट ये चीज है. वैक्यूल्स प्रेजेंट है. वैक्यूल्स पे आप क्या देखोगे कि जो प्लांट सेल है इसमें इतना बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है. ठीक है, एनिमल सेल पे भी वैक्यूल प्रेजेंट है, बट उसका साइज देखो, अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो कितना छोटा साइज है आपका वैक्यूल का एनिमल सेल पर. ठीक है, पैरी एक्सोन विच इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद गोल्जी एपरेटस है. गोल्जी एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये गोल्जी एपरेटस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है.
और ये गोल्जी एपरेटस आपके एनिमल सेल पर भी प्रेजेंट है। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देखो ये अगर सेल है तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्शन देगी। ये जो बाहर वाली कवरिंग है इस तरीके से, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल पे भी है, एनिमल सेल पे भी प्रेजेंट है। ये यहाँ पर हमने वो चीजें देखी जो दोनों में कॉमनली प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल पर भी है। अब ऐसी चीजें भी होती है जो नहीं है, सिर्फ कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मीन्स आपने क्लोरोफिल सुना होगा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल है जो एक पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है लीव्स को, ठीक है। पिगमेंट किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोप्लास्ट है। फिर अमाइलोप्लास्ट होता है और एक होता है आपका सेल वॉल। स्वान वाला क्लासिफिकेशन याद है, उन्होंने यही क्लासिफाई किया था, क्लेरिफाई करके बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यहां पर देखोगे आप कहीं पर भी लेबलिंग में आपको सेल वॉल नहीं दिखाई दे रहा है इस पूरी जगह पर, एनिमल सेल पर, ठीक। यहाँ पर जो ऐसी चीज है जो एनिमल सेल पे प्रेजेंट है बट वो चीज प्लांट सेल पे एब्सेंट होगी। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इस तरीके से विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और यहाँ पर एक सेंट्रोल प्रेजेंट है, याद है सेंट्रोसोम भी पढ़ा था। सेंट्रोसोम क्या पढ़ा था कि उसका जो छोटा यूनिट होता है वो होता है सेंट्रोइड। और सेंट्रोसोम जो है वो आपको हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सेंट्रोसोम विल हेल्प। और ये स्ट्रक्चर भी मेंटेन करके रखता है कि एक प्रॉपर सेल का एक स्ट्रक्चर बना रहे, वो कौन मेंटेन करके रखेगा, सेंट्रोसोम मेंटेन करके रखेगा। अब यहां तक मुझे लगता है कि आपको प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है उसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल है तो वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट, मतलब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से बना है, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आपके पास एक प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट, उसका लीफ, उसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। एक ही सेल तो होगा नहीं, बहुत सारे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं सेल, तो सेल बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो सेल है उसका जो ये सेल वॉल है वो आपको सेल वॉल यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसकी ये ऊपर वाली लेयर हो गई और इसका एक नीचे वाला हो गया। इसके बाद इसके बीच में क्या है, कुछ सेल्यूलोजिक फाइबर प्रेजेंट है। सेल्यूलोज फाइबर को अगर आप एक फाइबर ये वाला उठा लो, ठीक है, तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। माइक्रोफिब्रिल्स मतलब ये पूरा एक फाइबर है और उसके अंदर जो छोटे कंपोनेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक और कंपोनेंट ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये होता है माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। और उसके अंदर और छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, थिन स्ट्रक्चर्स होंगे, थिन ट्यूब्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज चेन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब उतना डीपली आपको ये नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको सेल्यूलोज समझा रही हूँ कि सेल्यूलोज दिख रहा कैसा है। उसके अंदर आपके सेल्यूलोज वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक। ये हो गए आपके सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स। मतलब जो प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना है, जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में, ठीक है। मे बी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 2020 और 2021, अच्छे से याद नहीं है मुझे, बट हाँ ऐसा कुछ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जर्नल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब देखो एकदम बेसिक साइंस से क्वेश्चन आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि प्लांट सेल हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स। अगर आपको ये भी नहीं पता कि सेल्यूलोज से बनी होती है या नहीं बनी होती, लेकिन हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे सेल वॉल्स है, जबकि एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, ये चीज पूछी, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इसने पूछा कि प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा था कि प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल है दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट वही पूछ रहे हैं कि प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, जबकि इसमें पूछ रहा है कि एनिमल सेल के पास होता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई आपका। फिर पूछ रहे हैं कि मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, एक ही बड़ा सा वैक्यूल था, हमने देखा इस तरीके से, जबकि एनिमल सेल में वही वैक्यूल छोटा था, तो एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देते हो तो आपका ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी टू प्रेजेंट, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर टू प्रेजेंट है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3 होगा। बस यही चीज थी, ये डिफरेंसेस अगर आपको पता होते तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं आती।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म समझना है क्योंकि सेल की प्रोसेसिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो एक हमको समझना है कि डिफ्यूजन क्या होता है एंड दूसरा हमको समझना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। वी विल यूज सम अनदर स्लाइड ताकि हम अच्छे से यहाँ पे समझ सकें। तो हमें दो टर्म्स अभी समझने हैं, एक हमें पढ़ना है कि डिफ्यूजन क्या है, ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसी चीज के प्रेजेंट है, ये हो गए। अब यहाँ पे तो इस साइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इस साइड क्या हो रहा है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन हो गया वो हाई कॉन्सेंट्रेशन का रीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। बट यहाँ जो रीजन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है कैसे, कि जो जहां पर रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मॉलिक्यूल्स जो है वो कहां पर आएंगे, जहां पे लो मॉलिक्यूल्स है, मतलब कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वहां पर मूव करेंगे। ठीक है, ये मूवमेंट कब तक बनेगा, कब तक चल रहा है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश हो जा रहा है इनके बीच में। तो spontaneous movement of a substance from the region of a high concentration to the region of low concentration is known as diffusion। ठीक है, is known as diffusion। अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे आपका ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट है जहाँ पे सीओ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस पे मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा था और यहाँ पे ऑक्सीजन कम था। ठीक है, सिमिलरली आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ भी होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है और इस लंग्स के अंदर कम अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। अगर आपको और डिफ्यूजन के एग्जाम्पल देखना है डेली लाइफ के, तो आप देख सकते हैं कि जब जैसे आपने रूम फ्रेशनर यूज किया, ठीक है, रूम फ्रेशनर में भी क्या हो रहा है कि जो फ्रेशनर आप यूज कर रहे हो वहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन उस फ्रेशनेस का ज्यादा है और आसपास में जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो पूरे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स थे वो आकर दूसरे साइड पर डिफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन था, इसलिए आपको एक अलग से फ्रेग्रेंस फील कर पाते हो आप। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मेल ऑफ फूड है, किचन में खाना बन रहा है, कुछ बहुत टेस्टी बन रहा है और उसकी खुशबू आपको बाहर तक आ रही है। तो जहां पर खाना बन रहा था वहां पर उसकी स्मेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई था और बाकी रूम्स में पास पास या दूर दूर तक बहुत कुछ टेस्टी बन रहा है तो बहुत दूर तक महक जा रही है। तो यहाँ पे उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन लो था, तो मूवमेंट हुआ ना, हाई टू लो हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, जहां पर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली चीज आपको एयर मॉलिक्यूल्स के साथ देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। ऑस्मोसिस जो है ना, इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, टाइप ऑफ डिफ्यूजन स्पेशली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही, मतलब मूवमेंट यही होगा कि हाई से लो की तरफ ही मूवमेंट होगा। बट ये किसमें देखने को मिलता है आपको, इजिली वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, किसमिस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किसमिस का एग्जांपल मीन्स रेजन। ठीक है, रेजन का एग्जांपल लेंगे, आपने देखा होगा जब आप फुलाते नहीं हो उसको तो ये कैसे दिखती है, इस तरीके की दिखती है। ठीक है, बहुत ही अनइवन सरफेस है। लेकिन जैसे ही आपने इसको किस में डाल दिया, पानी पे डाला, अब पानी पे डालने के बाद इसका पूरा सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया। स्मूथ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने क्या किया है, बाहर का जो वाटर प्रेजेंट था उस वाटर को, जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर था या पानी था ही नहीं, उस जगह पर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट ही हो रहा है, हाई से पानी यहाँ पर जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, डिफ्यूजन ही हो रहा है। बट ये किसमें हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज डिफरेंस आई, यहाँ पे क्या कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी इसके बीच में, नहीं, ये नेचुरली प्रोसेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो अलाउ करेगी ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए आपकी जो किसमिस है उसका सरफेस
अनइवन से होकर एक स्मूथ सरफेस और वो फूल जाती है, उसके बाद ही आप इसको यूज करते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल में भी क्या हो रहा है कि अगर ये सेल है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो सेल वॉल के पास से यहाँ से पानी अगर इसको भी चाहिए, कुछ फूड चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर जब यहाँ मूव करता है ना, तो इसका भी यही है कि वाटर यहाँ पर जाएगा, और वाटर भी किसके थ्रू ऑब्टेन करता है एक प्लांट सेल, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्टेन करता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल आप देखोगे, कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्लग्स मतलब स्नेल्स होते हैं, उसका एक फॉर्म होता है स्लग्स। ठीक है, तो स्लग्स की अगर हम बात करें, एक मूवी देखी होगी मे बी, ये एनाकोंडा द हंट फॉर अ स्नेक ऐसे करके कोई मूवी थी, मुझे इतने अच्छे से याद तो नहीं है, बट उसमें क्या होता है कि एक लड़का रहता है, उसके बैक पे पूरा ये स्लग्स जो है ना चिपक जाती हैं, जुंक तरीके से चिपक जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको पूरे उसमें लाइटर जलाकर ना उसको निकाल दिया जाता है, मतलब जैसे लाइटर जलाया तो वो नीचे गिर जाती है। या आपने कॉमनली यूज किया होगा कि स्नेल्स के या स्लग्स के ऊपर आप सॉल्ट डाल देते हो। सॉल्ट डालने से उनके ऊपर क्या हो रहा है, इनकी जो स्किन होती है ना, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पर काम कर रही है, जैसा कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हो रहा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जैसे ही आपने उनके ऊपर नमक डाला ना, तो उनका जो वाटर था वो एब्जॉर्ब होकर बाहर निकल जाता है। अब वाटर क्या हुआ, बाहर आ गया, तो उनकी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस कैरी करने के लिए उनको वाटर चाहिए था, बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनकी बॉडी में, वो चीज पूरी बाहर आ गई। बाहर आने के कारण जो स्लग्स होंगे, दे विल श्रिवल अप, दे विल श्रिवल अप एंड दे विल डाई। ठीक है, सेम प्रोसेस में मूवी में भी हुआ था कि उन्होंने लाइटर जलाया, उसका जो पूरा पानी था वो एब्जॉर्ब हो गया। अब जो उन्हें चाहिए था अपने लाइफ प्रोसेस कैरी करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट, अब वो खत्म हो गया, एंड दे विल फाइनली श्रिवल अप एंड दे विल डाई। ये चीज मुझे लगता है आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। स्पॉन्टेनियस, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हाई टू लो का बन रहा है ना, वो ग्रेडियंट जो है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने एक एग्जाम्पल देखा CO2 और O2 का मूवमेंट देखिए, और भी एग्जाम्पल्स हमने किसके देख लिए थे कि परफ्यूम स्प्रे वाला, रूम फ्रेशनर वाला देख लिया एक, और हमने स्मेल ऑफ फूड वाला भी समझ लिया। तो आपको ये बेसिक लाइफ से इसलिए याद रहेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशली किसके लिए हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हो रहा है। इसमें भी आप डायग्राम देखोगे, डिफ्यूजन एयर मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है, जहां पर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, बट जो ऑस्मोसिस है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है, और यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है semi permeable membrane which allows the flow of molecules from one region to another region। तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्लांट सेल इससे ऑब्टेन करते हैं। स्लग्स वाला एग्जांपल हमने एक देखा, ठीक है, स्लग्स वाला एग्जांपल देख लिया। या फिर एक और चीज देख सकते हो कि आप जब बहुत देर तक पानी पर हो ना, नहाने गए हो किसी नदी पर, या फिर आप बहुत देर तक पानी यूज कर रहे हो, तो आपके हाथ पैर जो होते हैं, आपकी स्किन जो है वो प्रून हो जाती है। ठीक है, तो स्किन प्रून हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, उसमें भी ऑस्मोसिस हो रहा है कि आपकी स्किन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू काम कर रही थी, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया बहुत देर तक पानी पे रहने के कारण। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो आप घर पे यूज करते हो वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए, कुछ वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, that what is solute, what is solvent and solution। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, शुगर लिया, जिसको हमने वाटर पे ऐड कर दिया। ठीक है, और फाइनली हमें जो ऑब्टेन हो रहा है वो है सॉल्यूशन। तो शुगर जो आपने लिया था वो क्या है, थोड़े क्वांटिटी में है, उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और फाइनली हम शुगर को किस में ऐड कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी मतलब वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और उससे फाइनली बन क्या रहा है, सॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर है, उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करवा रहे हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। अब ये जो लेफ्ट पार्ट है आपका, वो आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है। सॉल्यूशन वाला पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपका सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट भी है। ये जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, और ये हो गया आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करने के बाद यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो रहा है, सिर्फ फ्रेश वाटर मिल रहा है, मींस हमें सिर्फ ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इससे इम्प्योरिटीज अब क्या हो गई, सेपरेट आउट हो गई। यहाँ पर इम्प्योरिटीज के फॉर्म पे क्या था, सॉल्ट प्रेजेंट था, सॉल्ट सेपरेट हो गया। ठीक, अगर हम देखेंगे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स पर, तो डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स मेनी कंट्रीज आर यूजिंग दिस मेथड टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर
so that it can be suitable for drinking. अब सी वाटर को जो इतने सारे अमाउंट पे प्रेजेंट है अर्थ में, उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन यूज किया जा रहा है, सेलुलर एसीटेट यूज करते हैं, ठीक है। सेलुलर एसीटेट से हम सी वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट इज एक्टिंग लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आरओ इज अ मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट प्रोसेस प्राइमली यूज्ड टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सॉल्यूट फ्रॉम वाटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल के स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेंट्रल पार्ट पर प्रेजेंट है, ठीक है। सेल का न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर ही प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोलस। फिर आते हैं क्रोमोटीन मटेरियल्स, उसके बाहर होगा न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं? ये अलाउ करते हैं कुछ मटेरियल्स इनके अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ से ही कुछ मटेरियल्स इससे एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। आउटसाइड द सेल तो नहीं बटेंगे, बोलेंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे होंगे आपका राइबोसोम्स, फिर आते हैं सेंट्रोइल्स, यहाँ पे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म हो गया जो बाहर लिक्विड है अंदर सेल के। उसके बाद हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आता है सिक्रेटरी वेसिकल, एसईआर पढ़ा था हमने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कहाँ पर प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही। फिर आता है गोल्जी एपरेटस, ये ब्लू वाला पार्ट गोल्जी एपरेटस हो गया। लाइसोसोम्स है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स हो गए, एंड वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल्स का लार्ज साइज होता है और एनिमल सेल पे वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है, तो सेल की जो आउटर कवरिंग है ना, ये जो आउटर कवरिंग है वो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसकी वर्किंग क्या है कि सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से घर है, घर क्या कर रहा है? आपको बारिश या बाकी चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो घर इज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये घर क्या होगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो गया, which protects you from the external environment. So the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment, ठीक है, ताकि ये सारे कंटेंट स्प्रेड आउट भी ना हो और एक प्रोटेक्शन भी बना रहे इनका। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, कुछ मटेरियल्स को अंदर आने की परमिशन भी देगा और यहाँ से कुछ मटेरियल्स बाहर भी जा सकते हैं। तो एंट्री एंड एग्जिट ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रहे हैं। सिलेक्टिवली परमेबल क्यों बोल रहे हैं इसको? कि कुछ मटेरियल्स ही हैं जो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, इसलिए सिलेक्शन ये अलाउ करते हैं। फिर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। तो प्रोटीन और लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, और प्रोटीन्स और लिपिड से ये क्या बना हुआ है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। इट इज फ्लेक्सिबल, प्रॉपर्टीज में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का है। अब जब सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा कि सेल को अपने प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट भी होगा। तो ऐसा प्रोसेस जो फूड को अंदर आने की परमिशन दे रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी enables cell to engulf in food and other materials from the external environment. This process is known as endocytosis. ठीक है, अमीबा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो अमीबा होता है ना वो उस प्रोसेस के थ्रू ही फूड ऑब्टेन कर रहा है। ये अलाउ कर रहा है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कि जो बाहर से फूड मटेरियल्स है वो उसके अंदर एंटर हो पाए। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जैसे इसमें बाकी सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रेड वाला पार्ट जो है वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है दैट इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। ये जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सारी चीजें देख लिया। फिर नेक्स्ट हमें देखना है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? दूसरा सेल ऑर्गेनेल है सेल का। अब ये सेल वॉल भी एक प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वाली कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाहर जो एक कवरिंग होगी, ये वाली एक और कवरिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल किससे बना होता है? प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बना होता है। तो ये अनदर रिजिड कवरिंग है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो फ्लेक्सिबल था, ये कैसा होगा? रिजिड होगा। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन द प्लांट सेल एंड इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम देख चुके हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या था? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, सॉरी। फिर हम फंक्शंस ऑफ सेल वॉल देख लेते हैं, ठीक है। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एटसेट्रा टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट द बस्टिंग, ठीक है, कि सेल बस्ट ना हो
और किस तरीके से होता है ये प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल वॉल है, जैसे यहाँ पर सेल ने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ चीजें एब्जॉर्ब की, फॉर एग्जाम्पल वाटर एब्जॉर्ब किया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, स्वेल अप हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर बिल्ट होगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अगेंस्ट द सेल वॉल। तो इसी टाइम पर जो आपका सेल वॉल होगा अगेंस्ट द सेल वॉल हुआ इस तरीके से, तो सेल वॉल भी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगी अंदर के साइड, ताकि ये सेल जो है वो बस्ट ना हो, इतना प्रेशर ना बने, इसलिए इक्वल अमाउंट का प्रेशर दिया जाता है बाहर के साइड से भी, सेल वॉल के साइड से भी, जितना अंदर की तरफ से प्रेशर आ रही है, ठीक है। तो सेल वॉल इन सच मीडियम द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड द सेल swells building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against swollen cell. नेक्स्ट हमें सेल ऑर्गेनल देखना है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं और कार्योन भी बोलते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस का, याद रखना कि इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसके डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप हो गया जो सबसे बाहर है, एनवेलप है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, अंदर हो गए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे आपके। न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो एंट्री एंड एग्जिट अलाउ करते हैं सब मटेरियल्स की। इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया एंड न्यूक्लियोलस, ये जो अंदर वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allows transfer of materials from inside the nucleus to the cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या है कि जो न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर मटेरियल्स जाने वाले हैं, बाहर से अंदर आने वाले हैं, उसको अलाउ कौन करता है, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ कर रहे हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, इट प्लेस सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होता है ना, मतलब सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, पहले तो कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा इस न्यूक्लियस का, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा ऐसे, फिर फाइनली ये जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट था यहां से बना लेगा कुछ एक पार्ट, तो एक न्यूक्लियस यहां पर आ गया, और ये वाला जो साइड है वो अनदर पार्ट कंटेन कर लेगा, तो ये हो गया आपके अलग अलग सेल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियस किस में हेल्प कर रहा है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वे सेल विल डेवलप, ठीक है। यहां पर हो गया, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मार्क है, बट इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे जब हम ये वाला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, ईआर तभी पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स क्या थे। जब हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आप है, तो पेरेंट्स से आप में क्या हुआ होगा, उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आप में ट्रांसफर हुई होगी, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू यंग वंस, यहां से यहाँ ट्रांसफर हुई, तो किसके फॉर्म में हो रही है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पर हो रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, किस फॉर्म में करते हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पे करते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पे कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, के बाद से क्रोमेटिन क्या थे, लॉन्ग इंटेंगल्ड नेटवर्क, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो यही जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक मटेरियल्स थे, वही क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस का ही एक सब पार्ट है न्यूक्लियोलस, विच इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस and does not have covering membrane made up of large amount of RNA। RNA से बना होता है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोल रहे हैं। RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दो टर्म्स हो गए, एक डीएनए पढ़ लिया हमने और दूसरा क्या पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट है, आपके आरएनए प्रेजेंट है, विच इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे न्यूक्लिक वर्ड भी लगा तो कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या टर्म्स समझ लिए सेल ऑर्गेनल्स में, पहला हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने देखा सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही प्रेजेंट है, सेल वॉल देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया और कुछ टर्म्स देख लिए। अभी भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे बचे हुए हैं, तो वी विल कवर देम इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही है, तो थैंक यू गाइज।